तो आज शुरू करेंगे, हेडिंग दीजिए साइफोन या सिफोन, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करें, सिफोन, सिफोन पढ़ देते हैं आज, ये कंप्लीट कर देते हैं सबको। सिफोन, सिफोन क्या है देखिए, इसे बना लीजिए। सिफोन कुछ इस तरीके की चीज है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कोई वाटर टैंक है, ये कोई वाटर बॉडी है, यहाँ दिस इज अ वाटर बॉडी, हियर दिस इज अनदर वाटर बॉडी, हियर दिस इज अनदर वाटर बॉडी। दोनों वाटर बॉडीज में देखिए कि एक थोड़ी हाइट पर नीचे है, एक थोड़ा सा ऊपर है। तो सिफोन क्या है कि एक पाइप है, जैसे सिंपली अ पाइप। आप लोगों ने हो सकता है बचपन में ऐसा खेल किया हो, हमने तो खूब किया है कि विद द हेल्प ऑफ दिस पाइप आप अगर पानी को इधर निकाल करके डाल दे रहे हैं तो दिस इज नोन एज सिफोन, और दिस फिनोमेना इज नोन एज सिफोनिक एक्शन। निकाला है कभी पानी ऐसे किसी वाटर टैंक से या किसी से? ये बना दीजिए तो डायग्राम को। इसको कहते हैं जो हाईएस्ट पीक है इसका, इसे कहते हैं इसकी समिट। जो हाईएस्ट पीक है इसे कहते हैं इसकी समिट, इसे इसकी कहते हैं समिट, हाईएस्ट पीक इसकी समिट कहते हैं। ठीक है, तो यहां से जो पानी ले जाने के इस फिनोमेना को, यहां पर डालने के इस फिनोमेना को कहते हैं सिफोनिक एक्शन। लिख लीजिए इसमें, इट इज a long pipe which is used to transfer a liquid fluid। ध्यान रहे कब काम करेगी, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फ्लूइड के केस में, गैसियस फ्लूइड में काम नहीं करेगा ये सिफोन। यूज टू ट्रांसफर लिक्विड फ्लूइड फ्रॉम वन रिजर्वॉयर टू अनदर which are separated by a high hill। हाई हिल कंडीशन भी इसमें लिख लीजिए, द फ्लूइड इज ट्रांसफर्ड from high reservoir to lower reservoir। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, कहीं गलती से पूछ ले तो ये भी लिख दिया है, जो थोड़ा सा हाइट पर है उससे लोअर साइड वाले में जाएगा, ऐसा नहीं कि लोअर वाले से हाइट वाले में ले दिया है। तो ये है इक्वल होंगे तो भी वर्क नहीं करेगा, थोड़ा सा दोनों में गैप होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो जितना गैप है यही है मेनली ड्राइविंग फोर्स। मेनली जो ड्राइविंग फोर्स है, दोनों की जो हाइट में गैप है यही ड्राइविंग फोर्स है सिफोनिक एक्शन। आइए, बड़ा लेट आ रहे हो आप लोग, इतना लेट शुरू किए हैं वो तो क्लास, चलिए फिर। तो ये जो हाइट गैप है दोनों में, यही है सिफोनिक एक्शन के लिए ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, लिख लीजिए द हाईएस्ट पॉइंट बिटवीन, हाईएस्ट पॉइंट वैसे लिख दिया है आपने, वैसे लिख लीजिए जो लिखा हुआ है। हाईएस्ट पॉइंट इज नोन एज समिट। हाईएस्ट पॉइंट इज नोन है, जो हाई हिल है, जो हाईएस्ट पॉइंट है उसे समिट कहते हैं। से जल्दी से छापें।
देखिए, तो देखिए इसको देख समझिए, ये फंक्शनिंग किस तरीके से करती है। देखिए ये फंक्शनिंग कुछ ऐसे करती है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये फंक्शनिंग तब करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिल दिस पाइप विद फ्लूइड। सबसे पहले आपको इस पाइप को फ्लूइड से भरना होगा। फ्लूइड कैसा होना चाहिए? लिक्विड फ्लूइड। गैसियस फ्लूइड में ये काम नहीं करेगी, तो हम लिक्विड भी कह सकते हैं इवन इंस्टेड ऑफ फ्लूइड, है ना। लिक्विड फ्लूइड को ट्रांसफर करेंगे। पहले इस पाइप को पूरा पानी से अगर पानी ट्रांसफर भर लोगे और ला करके उसको एकदम से यहाँ पानी को छोड़ दोगे, तो होगा क्या? क्योंकि देखिए ये समिट की जो हाइट है इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ कम है, तो ये जो डिफरेंस है ये दोनों बैलेंस हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक तो बैलेंस हो जाएगा ना इतना लेवल, तो चलो यहीं से मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का लेवल तो बैलेंस हो जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा जो इधर फ्लूइड है, ये फ्लूइड इसको नीचे की तरफ खींचना शुरू कर देगा और ये इस तरीके से एक्ट करेगा जैसे पंप। जब ये नीचे की तरफ गिरेगा तो ये इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, तो ये इसको ऊपर की तरफ यहाँ से खींचेगा और ये एक साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, लगातार ये चलता रहेगा। इस एक्शन को कहते हैं इसीलिए सिफोनिक एक्शन। फिर आपको कोई एक्स्ट्रा एजेंसी नहीं लगानी और ये कंटिन्यू फ्लूइड का ट्रांसफर यहाँ से और इस तरफ होता रहेगा। ये है अच्छा ही सिफोनिक एक्शन की। तो मैंने देखा होगा अक्सर किसान लोग, फार्मर लोग बाहर नदी में से पानी निकालते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ये बात आती है कि इसका मतलब, जब ये इसका मतलब क्या है कि ये जो है सक्शन क्रिएट कर रहा है, ये वाला फ्लूइड इधर को ये सक्शन क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब प्रेशर कम क्रिएट हो जाएगा। जब सक्शन होगा, मैं अगर ऊपर की तरफ पंप को खींच रहा हूँ तो नीचे प्रेशर कम होगा, तो इसीलिए कहते हैं समिट पर क्या होता है? वैक्यूम प्रेशर। समिट पर क्या होता है? वैक्यूम, क्योंकि सक्शन क्रिएट होगा, वैक्यूम मतलब लेसर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लिख लीजिए, एट समिट there is vacuum pressure. There is vacuum pressure. That is, pressure is lower than atmosphere pressure. As the maximum height of summit is 10.2 meter, which is equal to atmospheric pressure in terms of water column, but practically height of summit can never be more than 7.6 meter. Can never be more than 7.6 meter, because at more height the dissolved gases from water comes out and accumulated at summit. Which stop the siphonic action. देखिए
देखिए फटाफट, फिर एक्सप्लेन करता हूँ क्या हो रहा है। मौलाना जो कह रहे थे कल 9 बजे की खुदाई नहीं है, उधर जो बैठते हैं। यस सर। शेरवानी खुद गाया कॉल किया था मैंने उन्होंने ही कहा था भाई जी, 9 बजे की क्लास 8 की कह रहे थे वो, है ना? बताओ, ये है खुद ही गाया, सोते रह गए, लग रहा है अजर पढ़ के सो गए हैं। नाश्ता करके सोए। अच्छा नाश्ता करके, वेरी गुड, ये और अच्छा किया, नाश्ता भी नहीं छूटना चाहिए। मिले थे सर जाके। बताओ, तो देखिए अब इसको समझिए, ये कह रहे हैं कि जो समिट की हाइट है वो 10.2 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। रीजन उसके पीछे क्या है इसे थोड़ा समझ लीजिए। देखिए इधर का जो फ्लूइड है वो इस तरफ गिर रहा है, तो वो इसका मतलब समिट पर सबसे ज्यादा सक्शन क्रिएट करेगा। ये फ्लूइड इधर खींचेगा ना फ्लूइड को, तो सबसे ज्यादा सक्शन कहां क्रिएट होगा, इस समिट पर। तो उतना ही तो ये नीचे की तरफ खींचेगा जितनी हाइट ज्यादा होगी, तो जितनी हाइट ज्यादा होगी उतना ही यहाँ पर वैक्यूम होता है, ये कहते हैं। अगर इसकी हाइट 6 मीटर है तो वैक्यूम 6 मीटर के बराबर होगा, हाइट 7 मीटर है तो वैक्यूम 7 के बराबर होगा। अब मैक्सिमम वैक्यूम कितना हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, हमने पहले दिन से बताते आ रहे हैं, वाटर कॉलम के फॉर्म में कितना होता है, 10.2 मीटर। 10.3 10.2 वो एक राउंड ऑफ वैल्यू है। 10.2 मीटर के आसपास मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम हाइट। तो इसका मतलब अगर वाटर ट्रांसफर कर रहे हैं आप, ये कंडीशन किसके लिए दी है, वाटर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है यहाँ पर, 10.2 मीटर। लेकिन 10.2 मीटर से ऊपर ही 7.6 मीटर से ऊपर जाने पर, यानी वैक्यूम जैसे 7.6 मीटर हो जाएगा यहाँ पर, तब ही वाटर का वेपराइजेशन, वाटर में जो इंटरनल गैसेज, जो डिसॉल्व गैसेज वो बाहर आना शुरू हो जाती है। 10.2 मीटर से पहले ही वाटर में से जो डिसॉल्व गैसेज हैं वो बाहर आना शुरू हो जाती है। वो कितने वैक्यूम पर आना शुरू हो जाती है, 7.6 मीटर पर। यानी 7.6 मीटर से अगर हाइट ज्यादा करेंगे तो वाटर में से गैसेज बाहर आ जाएंगी और वो यहाँ समिट पर जहाँ वैक्यूम है वहां पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और ये फिनोमेना फिर ब्रेक हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है इन केस ऑफ वाटर ट्रांसफर, 7.6 मीटर। ये नहीं है कि बहुत बड़ी हाइट 10-20 मीटर हाइट की चोटी है, कोई हिल है तो उसके ऊपर से भी ये पानी ट्रांसफर कर देगी, नहीं। अब उसमें भी फिर कंडीशन है 7.6 मीटर कब, आइडियल केस में। अब इसमें अगर कुछ लॉसेस भी हो रहे होंगे, हेड लॉसेस, इधर से इधर यहां तक ट्रांसफर होता है तो हेड लॉस हो रहे हो, यहां तक के बाद तो कोई, यहां से एक बार नीचे गिरेगा तो फिर तो इधर गिरेगा ही गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां तक तो खींचना है ना इसे, तो हेड लॉसेस भी हो रहे होंगे, तो हेड लॉस इधर वाली पाइप वाले कंसीडर करेंगे हम। तो इसका मतलब ये लेंथ कम से कम होनी चाहिए, यानी जो सक्शन साइड वाली जो लेंथ है वो लेस होनी चाहिए, यानी इनलेट लेग। अगर हम कहें, इसको कहें इनलेट लेग, इसको कहें आउटलेट लेग, तो इसका मतलब इनलेट लेग शुड बी शॉर्टर इन लेंथ। ऐसा ना हो गोल 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 पड़ी हुई है, उसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो गई, उसमें हेड लॉस हो जाएगा। तो जितना हेड लॉस होगा उतना ही समिट की हाइट और कम हो जाएगी। तो 7.6 मीटर तो आइडियल केस में है, लेकिन रियल केस में और कम होगी समिट की हाइट। समिट की हाइट रियल केस में और कम होगी, और वो क्यों होगी, ड्यू टू हेड लॉसेस। तो अगली लाइन से लिखना शुरू कर दीजिए, बट due to head losses the real height of summit is less than 7.6 मीटर। एक पॉइंट बना के यहीं पर लिख लीजिए, the length of inlet leg should be as small as possible।
जैसे जितना पानी नीचे से लाना पड़ रहा है उतनी लेंथ तो रखोगे मजबूरी है, लेकिन ये ना हो कि एक्स्ट्रा ना पड़ी रहे वो फ्री में ही कहीं एक्स्ट्रा पड़ी रहे, वो गड़बड़ रहेगी। हाँ हेड लॉस ज्यादा हो जाएगा तो उतनी फिर तुम्हें सबमिटिंग कम करनी पड़ेगी, उतना ही सक्शन भी यहाँ पर बेकार हो जाएगा, उस हेड लॉस को खींचने में लग जाएगा सक्शन को। तो इनलेट लेग जो है जितनी पॉसिबल हो छोटी हो, यानी स्ट्रेट रहनी चाहिए, पाइप इधर उधर गोल गोल नहीं बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गई। चलिए यहीं पर एक चीज और थोड़ा सा देखते हैं, इसे मिटा दूं। सर ये लाइन सीधी नहीं हो सकती। कौन सी लाइन? डायरेक्ट सीधी जाएगी। ये मतलब ये तो मैंने बस बना दिया है, हिल है ये तो, ये पाइप ऐसे करके, ये पाइप अगर ऐसे हो जाए तो अच्छी बात है ना, लेकिन अब तुम्हें निकालना है कोई हाई हिल है, कोई हिल है, चोटी पहाड़ी है, अब तुम हो किसान आदमी, उस पहाड़ी में से कर पाओगे नीचे से होल? भाई ये पाइप तो तभी निकलेंगे पहाड़ी में से होल होकर के जाए, अब बताओ तुम कैसे होल करोगे पहाड़ी में से? मतलब वो तो सही बात है कि डायरेक्ट ही हो जाए तो फिर तो डायरेक्ट नाली से आ ही जाएगी, फिर तो पाइप की जरूरत ही नहीं है ना। ये सिफोनिक एक्शन पढ़ रहे हैं हम ये नहीं सोच रहे साहब तुम ऐसे ही निकालोगे पानी, हम तो सिर्फ एक एक्शन को पढ़ रहे हैं, है ना। हम क्वेश्चन करके भी ऐसा करते हैं, हम तो ये फिनोमेना को पढ़ रहे हैं कि ये कैसे ट्रांसफर कर रहा है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं ऐसे नहीं जा सकती पाइपलाइन, हिल में से तुम अगर होल कर दो, तुम थोड़ा लेट भी आए तो इसलिए थोड़ा सा पीछे कान निकालो, क्योंकि ये एक हिल है, कह रहे हैं एक हाई हिल से अगर हमें पानी ट्रांसफर करना है, अब उसमें होल या उसमें ड्रेन तो नहीं बन पा रहा, मजबूरी है, तो हम क्या करें एक पाइप ऊपर ऊपर डाल दें और वो पाइप पानी को ट्रांसफर कर देगा विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी, और इसको कहते हैं हम सिफोनिंग एक्शन। पढ़ेंगे हम सिफोन को रहे, ठीक है, फिर सिफोन कहाँ रह जाएगी, फिर वो ड्रेन बन जाएगी, फिर वो सिफोन नहीं रह जाएगी, फिर वो क्या बन जाएगी, ड्रेन, सिंपली पाइप लाइन। वो तो तुम डाल सकते हो अगर तुम्हारे पास है सिस्टम, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में एक छोटा सा प्रॉब्लम करके देख लेते हैं, मतलब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एक एनालिटिकल टाइप की कराऊंगा। तो देखिए एक ये है, एक डब्बा ये है, सिफोनिक एक्शन पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर कंटेनर में पानी भरा हुआ है, बनाइए साथ साथ बना देंगे। यहाँ से एक पाइप ऐसे करके निकली है जी, इस डब्बे में आकर के ये पानी पड़ा है, इस डब्बे में आकर के पानी यहाँ से यहाँ पड़ रहा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट है ये H1, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये हाइट H2, यहाँ से ये वाली हाइट Y, जहाँ पर यानी माउथ है इसका, तो फिर यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि यहाँ जो फ्लो हो रहा होगा सिफोनिक एक्शन से इसमें पानी आ रहा होगा इधर से ऐसे घूम करके। अब तुम ये कह रहे हो ये कि अब ये प्रॉब्लम है, पढ़ रहे तो पढ़ रहे, डायरेक्ट भी डाल सकते थे पाइप को, तो लेकिन दिस इज अ प्रॉब्लम। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो यहाँ पानी आ रहा होगा तो पानी की यहाँ पर जो पहुँच रहा होगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन कभी पूछते हैं कि इस फ्लो की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, देखिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी देखिए सिंपल सी बात है, वेलोसिटी जो होती है वेलोसिटी इक्वल टू होती है, आप लोगों ने पिछले टर्म पे देखा √2gh, पिटोट ने आपको बताया था। आप इसकी वेलोसिटी डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग द बर्नौली थ्योरम। बर्नौली कहाँ लगानी होगी, लेकिन बर्नौली ध्यान रहे यहाँ पर इस सरफेस पर और यहाँ की इस सरफेस पर, यहाँ पर नहीं लगाते हैं, यहाँ पर इस सरफेस पर, यहाँ से चलेगा, ठीक है। या अगर यहाँ लगाएंगे तो ये वाला डिफरेंस आपको फिर माइनस करना है। तो इसमें जो सादा सिंपल क्वेश्चन ये इस तरीके का कई बार आ जाता है, डिटेल में हम इसमें भी नहीं जा रहे, हम सीधा आंसर आपको सीधे बता देंगे। जब ऐसा केस होता है तो सिर्फ यही तो डिफरेंस आपका हेड क्रिएट करेगा, हेड डिफरेंस। भाई यहाँ से यहाँ गया ऊपर, उतना ही नीचे को खींच रहा है, ये तो बैलेंस होगा ना यूट्यूब टाइप का, जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे को आ रहा है। यहाँ तक डिफरेंस कितना रहा, इस हेड, यानी जो इसमें वाटर लेवल का डिफरेंस है और यहाँ पे वाटर लेवल है, इन दोनों जो वाटर लेवलों में डिफरेंस है
वही हेड डिफरेंस की तरह से काम करेगा। चाहे आपको यहाँ वाली हाइट दे देता, इसको आप नहीं देते, इसको आप कंसीडर नहीं करोगे। आप क्या कंसीडर करोगे? दोनों टैंकों में जो वाटर लेवल है उनके बीच में जो डिफरेंस है। और यहां से इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v इक्वल टू अंडर रूट के 2g, ये क्या है? h, ये हो जाएगा अंडर रूट के 2gh। कर लीजिए, इसको बना लीजिए डायग्राम को। ये आता रहता है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आएगा, आएगा तो बिल्कुल यही आएगा, रिपीट होकर के इधर उधर का कुछ आएगा ही नहीं। बना लीजिए, आएगा तो सेम टू सेम आएगा, रिपीट, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। बना लिया? ठीक है। अब देखिए इसमें वो क्या कर देगा, बस ज्यादा करेगा ना तो बच्चों को इतनी गलती कर देगा वो आपके लिए कि इस हाइट को पूरी को हो सकता है वो h2 कह दे, यहां से लेकर यहां तक को। तो आपको तो बस ये डिफरेंस निकालना है ना, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? v इक्वल टू अंडर रूट के 2gh2 माइनस, फिर ऐसे हो जाएगा। अगर इस पूरी को h2 कह देगा तो आपको तो बस ये डिफरेंस चाहिए, फिर h2 माइनस h1 हो जाएगा आंसर। तो देख लेंगे आपको, यानी अल्टीमेटली अंडर रूट के 2gh जो करना है वो दोनों फ्लूइड के लेवल को लेना है। वहां वो कभी कभी ये भी गड़बड़ करेगा कि यहां से हाइट दे देगा कुछ ऐसी, तो आपको ये वाली कंसीडर नहीं करनी। क्या कंसीडर करना है आपको? ये लेवल और यहाँ का लेवल। ये नीचे डूबी होती तो नीचे भी नहीं लेते, हम कहाँ लेते? जो टैंक में जहां तक पानी का लेवल, हमें दोनों टैंकों में जो वाटर लेवल है उसका डिफरेंस लेना होता है। क्लियर? बस इतना सा है, दोनों टैंकों में जो वाटर का लेवल है उसका डिफरेंस लेना होता है। नो मैटर के पाइप कहां से आ रहा है, उसका इनलेट कहां से शुरू हो रहा है, उसका एग्जिट कहां जाकर के एंड हो रहा है, उससे कोई मैटर नहीं। क्योंकि असल में तो यही डिफरेंस, हमने काफी थोड़ी देर पहले बताया, ये डिफरेंस जो दोनों टैंकों में यही तो थ्रस्ट क्रिएट करेगा फ्लो के लिए, बाकी सब बेमानी। ठीक है, ये समझ में आ गई चीज, यहां पर लिख लिया आपने। चलिए अब आगे हेडिंग दीजिए पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स। ये अगर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? चलिए, पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स, ये भी सिफोनिक एक्शन ही हो रहा था यहाँ पर, ये भी सिफोनिक एक्शन ही हो रहा था। पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स देख लीजिए। तो इसमें पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स में पाइप्स आर यूज्ड to transfer power of fluid from one place to another. For example, transfer of fluid, water from dam, tank to fluid machine. डैम से, टैंक से जो फ्लूइड मशीन है या हाइड्रोलिक मशीन है उसमें जो पावर फ्लूइड ट्रांसफर हो रहा है, तो वो क्या है? पावर ट्रांसफर हो रही है। वो पावर ही तो ट्रांसफर हो रही है। जो डैम में फ्लूइड भरा हुआ था वो पाइप के थ्रू किसी मशीन में जा रहा है, वहां जाकर के उसकी जो एनर्जी है वो फ्लूइड मशीन में जा रही है, फ्लूइड मशीन उसको मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर दे रहा है। भाई इतना तो आपको आइडिया है। जो हाइड्रोलिक मशीन होती हैं वो वाटर की एनर्जी को या फ्लूइड की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। आपने भी देखा है कि आप एक पंखुड़ी सी लगा लीजिए, उस पर एक जेट मारिए तेजी से, पंखुड़ी घूमने लगेगी। भाई हाइड्रोलिक मशीन में जो फ्लूइड मशीन से उसमें सिंपल कंसेप्ट ही तो यूज हो रहा है। जैसे आप पंखा लगा देते हैं, एयर ब्लो करती है तो पंखा घूमने लगता है। बचपन में दौड़ दौड़ कर चलाया होगा तो वहां पर एयर की एनर्जी आ रही है।
अगर आप फ्लूइड मशीन, हाइड्रोलिक मशीन का अगर जनरली देख रहे हो तो वहां पर क्या है, पानी एक ओवरहेड टैंक में या किसी डैम में भरा होता है, वहां से किसी चैनल के थ्रू टरबाइन के ब्लेडों में जाकर के गिरता है और ब्लेड टरबाइन घूमता है। यानी अल्टीमेटली क्या है कि वो पाइप को चैनल पावर ट्रांसफर कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं पावर ट्रांसफर बाय पाइप्स, यानी पाइप्स आर बीइंग यूज्ड टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम डैम टू टरबाइन या फ्रॉम टैंक टू टरबाइन, पावर ट्रांसफर कर रही है। अब जाहिर सी बात है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई डैम है, यहाँ से ये कोई पाइप जा रही है, यहाँ जाकर के पावर ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल फ्लूइड मशीन है, फॉर एग्जांपल यहाँ जाकर ये फ्लूइड मशीन है, तो इस पाइप की जो लेंथ है इसमें हेड का लॉस भी हो रहा होगा, इस लेंथ में हेड लॉस ऑब्वियस बात है हो रहा होगा। तो इसका मतलब जितना हेड यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर टैंक में पानी यहाँ तक है तो इतना हेड पूरा पूरा ट्रांसफर तो यहाँ नहीं हो रहा होगा, कुछ कम हो रहा होगा, कुछ लॉस कर जाएगा ड्यू टू मेजर एज वेल एज माइनर हेड लॉसेस, कुछ लॉस कर जाएगा। तो पावर का इसका मतलब क्या होगा, लॉस होगा। ड्यूरिंग पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स देयर मस्ट बी सर्टेन पावर लॉस। तो पावर लॉस होगा तो इसका मतलब पावर ट्रांसफर करने की पाइप्स की कुछ इफिशियंसी निकल के आएगी, पावर ट्रांसफर करने की पाइप्स की कुछ इफिशियंसी निकल के आएगी। तो बस उसी की हम बात करेंगे, इफिशियंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन, इफिशियंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन। इफिशियंसी क्या होगी, इफिशियंसी होगी जो आपका ओरिजिनल हेड है माइनस हेड लॉस अपॉन ओरिजिनल हेड, यही होती है इफिशियंसी इनटू 100। इफिशियंसी जो क्या होती है, आपका जो आउटपुट है अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट क्या मिल रहा है यहाँ पर, जितना इनपुट आ रहा था माइनस हेड लॉस अपॉन एक्चुअल हेड। एच हमारा एक्चुअल हेड था, एच एफ उसमें से लॉस कर गए तो आउटपुट कितना बचा, एच माइनस एच एफ। बताइए कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हमारा एक्चुअल हेड तो था फॉर एग्जांपल एच यहाँ पर, लेकिन इसमें लॉस हो गया एच एफ, तो यहाँ कितना बचा, एच माइनस एच एफ। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, एच माइनस एच एफ अपॉन एच, ये एफिशिएंसी हो। ठीक है ना। अब फिर यहां पर सादा सा क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पावर, हम पॉइंट बना के लिख दो, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम पाइप्स बाय पाइप्स is achieved when head loss is 1/3, that is 1/3 of total head, 1/3 of total head। ये कह रहे हैं पावर ट्रांसमिशन की, पावर ट्रांसमिशन की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है पाइप्स की, लिख लीजिए आराम से, क्या कह रहे हैं ये कि पाइप्स की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है पावर ट्रांसफर करने की, वो कब मिलती है, वो जब मिलती है जब हेड लॉस कितना हो रहा होता है, 1/3 ऑफ टोटल हेड, h/3। यानी ये जो एफिशिएंसी है ये मैक्सिमम कब होगी, जब hf जो है h/3 होगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफर कब अचीव होगी, जब हेड लॉस जो है वो 1/3 होगा। तो निकालिए कितनी आ गई मैक्सिमम एफिशिएंसी, सब लोग निकालिए। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन मैक्स इक्वल टू एच की, एच एफ की जगह क्या रखते हैं अब, h/3 इनटू 100। आप इसे करोगे तो आ जाएगी 60.67
66.67%। यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफर बाय पाइप्स इज 66.67%। पाइप्स की जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने की एफिशिएंसी है वो कितनी होगी? 66%, 67%। इससे ज्यादा इफिशिएंट नहीं होंगी पाइप्स। लगाइए हिसाब, पाइप भी इससे ज्यादा इफिशिएंट नहीं होगी। यानी डैम की एनर्जी बस 66% ही पहुंच रही होगी टरबाइन तक। अब टरबाइन के ऊपर है वो कितना ट्रांसफर जनरेट करेगा, समझ रहे हैं ना? मैक्सिमम पॉसिबल इफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफर बाय पाइप्स इज 66.66%। कल को आपसे क्वेश्चन आ जाए मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है, 70 नहीं लिख देंगे, 66.67। और ये कब मिलती है इतनी? व्हेन हेड लॉस इज 1/3 ऑफ टोटल हेड। कब मिलती है? व्हेन हेड लॉस इज 1/3 ऑफ टोटल हेड। ध्यान दें, ये क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलती है? व्हेन हेड लॉस इज 1/3 ऑफ टोटल हेड। और होती कितनी है? 66.66%। हेडिंग दीजिए यहाँ पर ये तेजी से, वाटर हैमर इन पाइप्स। वाटर हैमर इन पाइप्स। वाटर हैमर इन पाइप। देखिए वो क्या होता है, अभी जैसे मैंने बनाया था कि ये डैम है, इस डैम से ये पानी या फ्लो आ रहा है आपकी इस टरबाइन में। ये आपकी टरबाइन है कोई, ये टरबाइन है। अब यहां से जो फ्लो आ रहा है तो जाहिर सी बात है इस फ्लो के पास एक वेलोसिटी v होगी। इस पाइप का एरिया a है, समझ लीजिए। ऐसे कुछ समझाता नहीं है वैसे ऐसे टॉपिकों को, देखो क्वेश्चन बिना समझाए भी हो जाता है इसलिए, लेकिन समझ लीजिए फिर भी। तो एरिया a है इस पाइप का, वेलोसिटी v है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट a भी हो गया। डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास फ्लो रेट आ जाएगा। इसका मतलब ये है मास फ्लो रेट, इतनी मास फ्लो रेट। और मास फ्लो रेट को फिर से v से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? मोमेंटम फ्लो रेट। मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है नहीं होता? सही बात है ना? मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। तो एरिया इनटू वेलोसिटी से वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, मास आ गया। तो ये तो हो गया मास फ्लो रेट। फिर उसकी वेलोसिटी से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया मोमेंटम फ्लो रेट। तो यानी कोई भी फ्लूइड जब फ्लो कर रहा होगा तो उसके पास मोमेंटम होगा। कोई भी मूविंग बॉडी हो उसके पास मोमेंटम ड्यू टू मास एंड वेलोसिटी होगा। यहां तक क्लियर? अब वाटर हैमरिंग कहते किस चीज को, वो धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब मोमेंटम किस चीज पर डिपेंड, मोमेंटम कैसा होगा? मोमेंटम का फार्मूला होगा रो ए वी स्क्वायर। मोमेंटम का फार्मूला होगा रो ए वी स्क्वायर, यानी वेलोसिटी का स्क्वायर होता है मोमेंटम के फार्मूले में। ध्यान दें, मोमेंटम के फार्मूले में क्या होता है? वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। फ्लूइड की का, फ्लूइड चल रहा हो, ठीक है ना? चलिए अब यहां पर आइए। अब अगर यहां से आपकी टरबाइन में यहां पर कोई वाल्व लगा हुआ है, ये फ्लो को रोकने के लिए और शुरू करने के लिए, है ना? अब क्या हुआ, अचानक से यहाँ जो इंजीनियर साहब है उन्हें मालूम पड़ा कि टरबाइन में गड़बड़ा के उन्होंने एकदम से झट से ये वाल्व बंद कर दिया, वाल्व बंद कर दिया। तो यहाँ से तो ये मोमेंटम आ रहा था तेजी से, तो मोमेंटम से जैसे ही ये बंद करेंगे मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। अब आप जानते हैं कि मोमेंटम को सिर्फ m से लिख रहा हूं, मोमेंटम को सिर्फ m वर्ड से। मोमेंटम शुरू का माइनस लास्ट का, और जितने टाइम में आपने बंद किया वाल्व को इक्वल टू ये क्या होता है? फोर्स होता है नहीं होता? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फोर्स। तो जब मोमेंटम लॉस करेगा इस दौड़ते हुए फ्लूइड का तो एक फोर्स जनरेट होगा नहीं होगा इसमें? तो पाइप का क्या होगा? फट जाएगी पाइप। तो जब फोर्स एकदम से जनरेट, एकदम से आपने रोका, आप चलते हुए पानी की पाइप में एकदम पैर रख के देखिएगा कैसी उसमें लहर से दौड़ती है पीछे को, दौड़ती नहीं दौड़ती? आपके यहाँ पे चल रही होगी पानी प्लांटेशन, उसमें रख के देखिएगा पैर एकदम से दौड़ेगी। तो क्या होगा? ये होगा ड्यू टू मोमेंटम लॉस। मोमेंटम लॉस की वजह से इंस्टेंटेनियस एक फोर्स जनरेट होता है, और फोर्स की वजह से एक प्रेशर डेवलप होता है, और वो प्रेशर ऐसे एक्ट करता है इस पाइप की सरफेस पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो।
हथौड़े से मारने की तरह से वो ब्लास्ट भी कर जाती है पाइप्स। इसी फिनोमेना को कहते हैं वाटर हैमरिंग। एकदम से जर्क का क्रिएट होगा ना उसमें, इस फिनोमेना को कहते हैं वाटर हैमरिंग। तो वाटर हैमरिंग किस चीज पे डिपेंड कर रही है फिर यहाँ पर? मोमेंटम पर। और मोमेंटम किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ फ्लो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, इन चीजों डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा? ये सब चीजें लिखा होगा, लेकिन यहाँ से समझाने से ये फायदा है कि ये अभी समझ में आ गई, नहीं डायरेक्ट लिखा करके बताया भी जा सकता था। तो किसकी चीज पे डिपेंड करेगी वाटर हैमरिंग? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, एज वेल एज टाइम ऑफ क्लोजिंग। अगर आप स्लो क्लोज करोगे तो ये फोर्स कम जनरेट होगा, और अचानक से क्लोज कर दोगे तो ये फोर्स ज्यादा जनरेट होगा। यानी इंस्टेंटेनियस क्लोज कर रहे हो या ग्रेजुअली क्लोज कर रहे हो, ये वर्ड है इंस्टेंटेनियस क्लोजर एंड ग्रेजुअल। यानी अगर धीरे धीरे क्लोज करोगे तो इसमें फिर इस तरीके की वेव हो सकता है जनरेट ना, है ना। और अगर अचानक से क्लोज कर दिया तो वो तो फिर वेव जितना जल्दी, टी जितना कम होगा फोर्स उतना ही। तो इसका मतलब अगर इंस्टेंटेनियस क्लोजर करोगे तो वाटर हैमरिंग होगी, और धीरे धीरे ग्रेजुअल क्लोजर करोगे तो वाटर हैमरिंग हो सकता है या कम। डिपेंड किस चीज पर कर रही है? रो पर कर रही है, ए पर कर रही है, वेलोसिटी पर कर रही है, ठीक है। टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ वाल्व पर भी कर रही है, ये चीजों कर रही नहीं कर रही। अब जितना ज्यादा लेंथ पाइप की होगी उतना ही मोमेंटम उसमें ज्यादा जनरेट होगा, उतना ही ज्यादा पाइप के अंदर मास होगा, तो लेंथ ऑफ पाइप पर भी करेगा, ठीक है साहब। अब लिख लीजिए तो फटाफट से। किसान बिना पढ़े जानता है, किसान बिना पढ़े वो जानता है। कौन जानता? अच्छा वो तो सब जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस से आ ही आती है। When fluid in long pipe, when fluid flowing in a long pipe brought to rest suddenly, then there is a momentum loss of flowing fluid, which create a pressure wave in the pipe, which act as a hammer blow on the surface of the pipe. This phenomena is known as water हैमरिंग। डायग्राम भी बना दीजिएगा, फायदा देगा समझने में। लिख लीजिए द इंटेंसिटी ऑफ वाटर हैमरिंग। लिख लिया सब? नहीं लिखवाए भी? लिखिए आगे। द इंटेंसिटी ऑफ वाटर हैमरिंग डिपेंड्स अपॉन
इंटेंसिटी या सीवियरिटी, इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, सीवियरिटी भी कह सकते हैं, या उसका इफेक्ट भी कह सकते हैं, इफेक्ट ऑफ वाटर हैमरिंग, इंटेंसिटी ऑफ वाटर हैमरिंग डिपेंड्स अपॉन, किस किस चीज पर डिपेंड करता है वो आप बताइए फटाफट। एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, बिल्कुल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप, एरिया ऑफ पाइप, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, बिल्कुल, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, टाइम ऑफ पाइप वॉल्व क्लोजर, है ना, टाइम ऑफ वाल्व क्लोजर, लेंथ ऑफ पाइप, बिल्कुल, लेंथ ऑफ पाइप, इन सब चीजों पर डिपेंड करेगी। अच्छा, एक चीज और है जो आपको यहां नहीं दिख रही है, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पाइप as well as fluid, पाइप मटेरियल लिख दीजिए यहाँ पर, पाइप मटेरियल as well as fluid, फ्लूइड भी तो इलास्टिक हो सकता है फ्लूइड ऐसा हो जो जल्दी से कंप्रेस हो जाए या बिल्कुल कंप्रेस ना हो, तो इन चीज पर डिपेंड करेगी। और पाइप अगर इलास्टिक है, जैसे ही उसमें प्रेशर वेव बनी वो एकदम से इलास्टिसिटी बढ़ जाए तो